स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, विशेष तौर से क्योंकि डीए और एरियर को लेकर कर्मचारियों में खासा इंतजार है और अगले कल 25 जनवरी है, पूर्ण राज्यत्व दिवस है और इस मौके पर कोई ना कोई खास घोषणा जरूर कर्मचारियों के लिए इससे पहले होती आई है। इसीलिए इस दिन को लेकर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कर्मचारियों की ओर से उन्हें लग रहा है कि वो राहत उन्हें अब मिल जाएगी, जो कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई थी। तो बारीकी से इस बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। सीएम सर का क्या शेड्यूल रहने वाला है, ये भी अपडेट देंगे और फिलहाल भाषण को लेकर किस तरह के एजेंडाज अगले कल रह सकते हैं, ये भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बजट सेशन को लेकर भी शेड्यूल तय हो चुका है, ये भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। एनटीटी भर्ती की डेडलाइन पर भी मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आज एक बड़ी बात कह दी गई है। एनटीटी भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है, इसीलिए ये कुछ एक महिलाएं आज हमीरपुर में जब मुख्यमंत्री सुक्खू से मिलने गई तो उन्होंने साफ तौर पर डेडलाइन दे दी है कि इतने समय में ये भर्ती कर दी जाएगी। आखिर क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया और जिन महिलाओं के पास 1 साल का ही डिप्लोमा है उनके लिए भी आज तो राहत भरी खबर निकलकर सामने आ गई है। डॉक्टर्स काले बिल्ले बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। एक तरह से नसीहत या हम एडवाइस भी कह सकते हैं जो कि उन्होंने डॉक्टर्स को दी है। क्या कुछ उनका कहना रहा, अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। और जेओआईटी पोस्ट कोड 817, ये अभ्यर्थी वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरा झमेला इस पोस्ट कोड में पड़ गया है। अब फिलहाल क्या ये अपडेट है, जानकारी आपको देंगे और बुलेटिन के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि राहत भरी खबर है मौसम को लेकर। 25 से 27 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिस वजह से बारिश बर्फबारी के आसार बने हैं। ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि बारिश तो मैदानी इलाकों में या फिर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी होगी, इस तरह की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी होगी। हालांकि पूर्व अनुमान अभी इस तरह का है, लेकिन बाद में ही पता लग पाएगा कि जनवरी माह में अब इस बार बर्फबारी होती है या नहीं, क्योंकि पिछला जो पूरा वर्ष था वो एक तरह से सूखा ही निकल गया है। और अब इसके बाद भी अगर बारिश और बर्फबारी नहीं होती है तो भयंकर सूखा पड़ने के आसार फिर होंगे और जिस वजह से पेयजल स्कीम्स भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि 15 से 25% स्कीम्स अभी पेयजल ऐसी बताई जा रही हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं और 50% इनमें पानी की गिरावट भी आ चुकी है। सबसे ज्यादा संकट शुरुआती दौर में ही शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर में मंडरा सकता है, ये आज जल शक्ति विभाग की ओर से भी जानकारी दी गई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी बिजली परियोजना है नाथपा झाकड़ी समेत अन्य बिजली प्रोजेक्ट्स में भी विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। पेयजल योजनाओं के सूखने को लेकर अब यहाँ रिपोर्ट भी तलब की गई है अधिकारियों की ओर से। सोमवार तक ये रिपोर्ट मंगवा ली गई है हर फील्ड से और इसके बाद उचित कदम भी उठाए जा सकते हैं। हालांकि आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से ये भी साफ किया गया है कि इन्हीं पेयजल स्कीम्स को लेकर वो जल्दी एक बैठक करने वाले हैं। यदि आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी नहीं होती है तो फिर कैसे पेयजल स्कीम्स को सूखा पड़ने से बचाया जाएगा, देखा जा सकता है अभी, क्योंकि थोड़े से दिनों में ही 15 से 25% ऐसी पेयजल स्कीम्स बताई जा रही हैं जो प्रभावित हो चुकी हैं। 50% तक इसमें पानी की गिरावट आ गई है, तो ये काफी बड़ा संकट मंडरा सकता है अब पानी को लेकर भी और इसीलिए इंतजार बारिश को लेकर भी यहाँ पर खासा हो रहा है। फिलहाल 25 से 30 जनवरी तक संभावना जरूर जताई गई है, लेकिन देखना होगा इस बार क्या कुछ होता है, क्योंकि लगभग 3 महीने बीत गए हैं और 3 महीने में खुलकर बारिश नहीं हुई है। हल्की बूंदाबांदी का दौर फिर कुछ एक जगहों पर देखने के लिए मिला, लेकिन वो भी चंद मिनटों के लिए, उससे कुछ नहीं हुआ है और इस वजह से बागवान भी हताश हैं, होटलियर्स भी हताश हैं, क्योंकि टूरिस्ट भी हिमाचल का रुख नहीं कर रहे हैं। इस मौसम में वो केवल बर्फबारी देखने के लिए आते थे और बारिश ना होने के चलते फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से रोड सेफ्टी वॉक भी की गई है। दरअसल ये वॉक सचिवालय से शुरू की गई और मॉल रोड तक ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। 15 जनवरी को जागरूकता अभियान शुरू किया गया है परिवहन विभाग की ओर से, इस मकसद से कि लोगों को जागरूक करना है ताकि वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें। आज भी इस रोड सेफ्टी वॉक में ट्रैफिक नियमों को लेकर ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है और उप मुख्यमंत्री का ये मानना था कि जब सचिवालय से ये वॉक शुरू होगी तो पूरे हिमाचल प्रदेश में इसका देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रदेश स्तर पर कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो सचिवालय में ही पूरा काम होता है, इसलिए सचिवालय से ये वॉक की जा रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इसका पूरा हिस्सा बने
और इसमें लोगों को जागरूक किया गया, क्योंकि 90% सड़क दुर्घटनाएं मानवीय भूल के चलते ही होती है। इसलिए ये लोगों को जो विशेष तौर से वाहन चालक होते हैं या पर्सनली भी जो लोग अपने व्हीकल्स चलाते हैं, उन्हें खासा ये ध्यान रखना चाहिए व्हीकल्स चलाते वक्त कि वो नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस वर्ष हालांकि जो यानी कि पिछला वर्ष जो निकला है, इसमें 13% तक तो ज़रूर सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है परिवहन विभाग की ओर से कि बिल्कुल खत्म एक तरह से सड़क दुर्घटनाओं को किया जा सके, क्योंकि अधिकतर जगहों पर गाड़ियाँ अनियंत्रित हो जाती हैं और कुछ एक जगहों पर ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां मानवीय भूल के चलते या फिर रैश ड्राइविंग ये एक तरह से करते हैं या बाइक राइडर्स की कोई ना कोई गलती रह जाती है, जिस वजह से खामियाजा उन्हें अपनी जान गंवाकर भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ये वॉक आज की गई थी और 15 जनवरी से ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान का एक और बड़ा पार्ट आज हमें देखने के लिए मिला। हिप्पा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महिलाओं के लिए ये वर्कशाला यहाँ पर बुलाई गई थी। दरअसल जो ये वर्कशॉप यहाँ पर बुलाई गई थी, इसका भी मकसद यही था कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ट्रांसपोर्ट महकमे में, क्योंकि अभी हमें देखने में आता है, एचआरटीसी की बात करें, परिवहन विभाग को लेकर जानकारी दे तो अधिकतर जो चालकों की या परिचालकों की संख्या है वो पुरुष ही हैं। महिलाएं आगे आना भी चाहती है, लेकिन समाज उन्हें फिर आगे बढ़ने नहीं देता। तो आज ऐसी ही महिलाओं को वहां पर बुलाया गया था जो गाड़ी चलाने में बिल्कुल रुचि रखती हैं, और कुछ तो ऐसी भी महिलाएं हिप्पा में पहुंची थी जो ट्रक, ट्रैक्टर से लेकर सभी छोटे बड़े वाहन बड़ी खुशी से चलाना जानती हैं और चलाना भी चाहती हैं। लेकिन या तो परिवार से जुड़ी समस्याएं सामने आ जाती है या फिर समाज उन्हें ये सभी गतिविधियां करने से रोक देता है। तो ऐसी ही महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये वर्कशॉप वहां पर बुलाई गई थी और इस वर्कशॉप में उनके किस्से भी सुने गए। कुछ एक ऐसी महिलाएं थी जिनका ये कहना था कि ट्रांसपोर्ट से जुड़ा व्यवसाय ही उन्होंने शुरू किया है। कुछ एक टैक्सी ड्राइवर्स थी, तो कुछ एक ऐसी भी थी जिन्होंने अपना टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया है, लेकिन साथ ही साथ जो वाहनों से जुड़ी सेवाएं होती हैं महिलाएं खुद दे रही हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए खास अनाउंसमेंट उप मुख्यमंत्री की ओर से ये की गई है कि एचआरटीसी में जब ड्राइवर कंडक्टर भर्ती होगी तो उसमें महिलाओं को भी चांस दिया जाएगा। और ये सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आए, लेकिन ज़रूरी ये है कि महिलाएं इसमें अपनी भागीदारी दिखाएं, रुचि दिखाएं, क्योंकि अधिकतर मामलों में देखने में ये आया है कि बहुत सारी महिलाएं इस बात को लेकर इनकार कर देती हैं कि वो कंडक्टरी नहीं करेंगी या फिर वो बस नहीं चला सकती है। हालांकि बस चलाना जानती हैं, बखूबी चला भी सकती हैं, लेकिन इस बात को लेकर गुरेज कर देती है कि समाज उन्हें क्या कहेगा। तो अब उन्हें ये सोच नहीं रखनी है, अपनी सोच बदलनी है और ऐसी ही महिलाओं को एचआरटीसी भर्ती में या परिवहन महकमे में बिल्कुल स्थान दिया जाएगा। ये उप मुख्यमंत्री की ओर से आज ऐलान किया गया है, लेकिन उससे पहले महिलाओं को भी ये डर पीछे छोड़ना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी और आगे आना होगा। आज ये 50 से 60 के करीब महिलाएं ऐसी थी जो कि सभी तरह के वाहन चला लेती थी और वहां पहुंची थी। इन्हें सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ इन्होंने अपने वाहनों से जुड़े या अपनी सर्विसेज से जुड़े कुछ एक किस्से भी सुनाए। देखिए, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी आज एक स्टेटमेंट सामने आई है। हालांकि दिल्ली की मीडिया को इन्होंने ये बात कही है कि जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था अयोध्या में वो पूरी तरह से आरएसएस और भाजपा का इवेंट था, लेकिन भगवान राम उनके नहीं हैं। भगवान राम सभी के हैं, उस पर कोई भाजपा का टैग नहीं है। भगवान राम सबके आराध्य हैं और भगवान राम के लिए ही वो अयोध्या पहुंचे थे। हालांकि इवेंट आरएसएस का था, भाजपा का था, लेकिन मंदिर भाजपा या आरएसएस का नहीं था। दूसरी बड़ी बात उनकी ओर से ये कही गई कि अपने पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आस्था को देखते हुए उन्होंने अयोध्या जाने का फैसला लिया था और उन्हें इस बात की खुशी भी है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो एक गवाह भी बने हैं। तो आज एक बड़ी स्टेटमेंट उनकी ओर से ये दी गई। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को लेकर कही, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे थे कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह वहां पर पहुंच गए जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां नहीं गए, तो ऐसे में विक्रमादित्य सिंह ने वहां जाना क्यों जरूरी समझा? क्या वो भी भाजपा की विचारधारा के हैं? इस तरह के कई कमेंट सोशल मीडिया पर चल रहे थे। तो यहाँ स्पष्ट करना चाहा है मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कि वो कांग्रेसी विचारधारा के ही हैं और जहां अपनी बात रखने की बारी आएगी तो फ्रंट फुट पर वो लड़ाई करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और आने वाले समय में इसका पूरा असर भी भारतवासियों को और विशेष तौर से हिमाचल वासियों को देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनावों को लेकर भी विक्रमादित्य सिंह की ओर से दावा कर दिया गया है कि चारों सीटों पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ही जीत होने वाली है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत कांग्रेस ने हासिल की थी। एक बात इन्होंने और कही है कि
पीएमजीएसवाई और नाबार्ड समेत अन्य योजनाओं को लेकर भी ये केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। इसे लेकर केंद्र से धनराशि जरूर मिली है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इस धनराशि को और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि विकास जल्दी हो सके हिमाचल में। इस बात को लेकर भी ये केंद्रीय मंत्री से जल्दी मुलाकात करेंगे, ये भी अपनी मीडिया स्टेटमेंट में इनकी ओर से दावा किया गया है। हालांकि सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से भी एक बयान सामने आया है, जिसमें इनका कहना है कि अब की बार जब केंद्रीय बजट पेश होगा तो उसमें हिमाचल के लिए भी विशेष पैकेज केंद्र सरकार को देना होगा। और इस बात को लेकर ये आग्रह करने वाली है सदन में भी वहां, क्योंकि जब प्रदेश में त्रासदी आई तब भी केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया, तो कम से कम अब यहाँ केंद्र सरकार को एक बड़ा कोई राहत और विशेष पैकेज दे देना चाहिए बजट के दौरान हिमाचल प्रदेश को। दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही गई है कि इससे पहले वर्तमान सरकार ने यहाँ जो भी बजट विकास के लिए रखा था वो आपदा में खर्च हो गया है। वो जो प्रभावित लोग थे उनके लिए ये राशि खर्च करना बेहद ज़रूरी था, इसलिए उस वक्त जो कुछ भी वर्तमान सरकार से बन पाया वो सभी चीज़ें की गई और विकासात्मक कार्यों में अब कोई कमी ना आ पाए, इसके लिए वो एक बड़े पैकेज की मांग केंद्र सरकार से करने वाली है। हालांकि हर बार देखने में ये आता है कि जब भी केंद्रीय बजट पेश किया जाता है तो हिमाचल के लिए उसमें काफ़ी कम ही स्थान, एक स्पेस देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस बार हिमाचल को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, लोकसभा चुनाव भी हैं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। दूसरी बड़ी बात आज प्रतिभा सिंह की ओर से ये भी कही गई है कि उनके संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज आते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही ट्राइबल क्षेत्रों का दौरा कर लिया है, क्योंकि आने वाले समय में बर्फबारी होगी तो वहाँ जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ट्राइबल एरियाज़ में वहाँ के लोगों से पहले ही मुलाकात करके आ गई हैं, उनकी समस्याएं जानी हैं और उनकी समस्याओं को जल्दी ही खत्म करने की कोशिश भी यहां सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से होगी। देखिए, दवा कंपनियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। उनका ये कहना था कि लगभग 38 के करीब सैंपल फेल हो गए हैं और 25 ये फर्में थी जिनके सैंपल फेल हुए हैं। एक्शन इन पर यह लिया गया है कि इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। दूसरी बार फिर मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति अब इन्हें यहाँ पर नहीं दी जाएगी और शो कॉज नोटिस भी इनके लिए जारी किया गया है। हाल ही में देखिए एक खबर सामने आई है जिसमें बीपी, खांसी, जुकाम और एंटीबायोटिक और भी कई जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। तो इस बात को लेकर अब सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है और साथ ही साथ ये भी स्वास्थ्य मंत्री ने क्लियर किया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत ही सरकार अब दवाइयां खरीदेगी। सीएम सुक्खू, क्योंकि अभी देखिए कार्यक्रम शुरू किया गया है सरकार गांव के द्वार, तो इसी कार्यक्रम के तहत ये बड़सर के बिजड़ी में गए थे, जहां इन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट भी की है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी एक नसीहत दी है। हाल ही में अनुराग ठाकुर ने ये कहा था कि जब भव्य मंदिर का निर्माण हो गया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का, तो उसके बाद अब कांग्रेसियों ने राम का नाम जपना शुरू किया है। तो इसी पर पलटवार मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये किया है कि भाजपा को राजनीति नहीं करनी चाहिए भगवान राम के नाम पर। हर वक्त भाजपा नेता राम का नाम जपते रहते हैं, तो ये भी जरूरी है कि भगवान राम के आदर्शों पर वो चले। एक ये छोटी सी स्टेटमेंट हम कहना चाहेंगे एक पलटवार के तौर पर, जो कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर की। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कर्ज को लेकर कही है, जिसमें उनका ये कहना था कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल में लगभग 14,000 करोड़ का कर्ज लिया था और एक तरह से उसका दुरुपयोग किया गया है। वर्तमान सरकार के पास इसके बाद जितना भी कर्ज बचा था उसका सदुपयोग हुआ है। जहां उसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए था वहीं उसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन अभी तक फिर भी कांग्रेस सरकार ने 6,600 करोड़ का ही कर्ज लिया है। अभी हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियां ठीक नहीं हैं और आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए ये ज़रूरी है कि और ज़्यादा कर्ज लिया जाए। इसलिए वो केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि अनुमति यहाँ पर उन्हें कर्ज लेने के लिए दी जाए। क्योंकि आज ये देखिए बिजड़ी में गए थे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में, तो वहां 2 से 3 बड़ी अनाउंसमेंट्स भी इनकी ओर से की गई है। जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन खोलने पर इन्होंने अनाउंसमेंट की है और बड़सर सिविल अस्पताल में 100 बिस्तर क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। ये भी इनकी ओर से वहां पर आश्वासन दिया गया है ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पे भी सुनिश्चित की जा सके। वन मित्र भर्ती पर अब आना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कल हमने जानकारी ये दी थी कि फरवरी के पहले सप्ताह में ही फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ग्राउंड टेस्ट को लेकर पूरा यहाँ शेड्यूल तय हो चुका है। 60,000 के करीब इसमें आवेदन आए हैं। वन विभाग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष आवेदक के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और सीना 79 से
84 सेंटीमीटर तक रखा है, जबकि महिला के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है और सीना 74 से 79 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। पुरुष आवेदक को 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला आवेदक को 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर की पूरी दौड़ यहां करनी होगी। वन विभाग में क्योंकि ये 2061 के करीब पद भरे जाने हैं, इसे लेकर 30 दिसंबर तक आवेदन मांग लिए गए थे, लेकिन ट्राइबल एरियाज के लिए 15 दिन और बढ़ाए गए थे। तो कुल मिलाकर अभी जो आवेदन पहुंचे हैं वन विभाग के पास वन मित्र भर्ती के लिए, वो 60,000 के करीब बताए जा रहे हैं। ये पूरा शेड्यूल रहेगा और फरवरी के पहले सप्ताह में ही ग्राउंड टेस्ट होने वाला है। क्योंकि तेजी इसमें लाई जाए, ये मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से पिछले कल ही निर्देश जारी कर दिए गए थे अधिकारियों को। अगली बात बजट बैठक ही करना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में भी बदलाव किया है। दरअसल ये जिला सिरमौर की बैठक 29 जनवरी को अब 10 बजे से 1:30 बजे के करीब होगी और सोलन की बैठक 29 जनवरी को ही 2 से 5 बजे के बीच होगी। हालांकि शेष जिलों को लेकर जो समय सारिणी सामने आई थी वो एज इट इज रहने वाली है, लेकिन 2 जिलों को लेकर इसमें बदलाव हुआ था, तो ये अपडेट आप तक पहुंचानी हमने जरूरी समझा। अब बजट सत्र की नोटिफिकेशन पर आना चाहेंगे। अभी विधानसभा का बजट सेशन भी होना है और बहुत सारे वर्ग इस बजट सेशन से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जरूर कोई ना कोई राहत भरी खबर उनके लिए निकलकर सामने आएगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बजट सत्र को लेकर नोटिफिकेशन अब कभी भी हो सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ अधिकारियों की ओर से विधानसभा को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 10 फरवरी के बाद वो अपनी तैयारियां शुरू कर दे बजट सेशन के लिए। एक ये पहली बात, और दूसरी बात ये है कि 10 मार्च तक हम ये मानकर चल सकते हैं कि आचार संहिता की तिथि भी सामने आ सकती है। इसलिए उससे पहले 15 फरवरी तक बजट भाषण होना भी सीएम सुक्खू का बेहद ज़रूरी है। इसलिए अब ये शेड्यूल जल्दी तैयार किया जाएगा और यहाँ जैसा कि हमने कहा विधानसभा को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं राज्य सरकार की ओर से कि बजट सत्र की तैयारी वो शुरू कर दे, यानी कि 10 फरवरी के बाद वहाँ तैयारियां शुरू होने वाली है और 15 फरवरी के आसपास के लिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि बजट भाषण भी मुख्यमंत्री सुक्खू का हो सकता है। अब अगले कल क्योंकि 25 जनवरी है, पूर्ण राज्यत्व दिवस है और पहली मर्तबा जिला मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम वहाँ होने वाला है। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि हो ना हो तो डीए को लेकर तो ज़रूर घोषणा हो ही जाएगी। ये इसलिए होना भी ज़रूरी है क्योंकि 12% अब ये देखिए ये पेंडिंग रह गया है। तो मुख्यमंत्री सुक्खू आज ही धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं। नाइट स्टे उनका वहीं होगा। मुख्य सचिव और डीजीपी भी वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके बाद कल शाम तक ही मुख्यमंत्री सुक्खू लौट आएंगे क्योंकि 26 जनवरी का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया जाएगा। लेकिन कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्मचारियों के लिए क्योंकि डीए को लेकर इसमें अनाउंसमेंट हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं और लगभग अब तो 2 महीने का समय भी बीत गया है। आश्वासन क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये दिया था कि महज बस 2 महीने उन्हें दे दिए जाएं, फिर डीए देने पर वो सोच विचार करेंगे। तो अब ये सुनहरा मौका है और इससे पहले जब भी 25 जनवरी आई है तो कोई ना कोई खास अनाउंसमेंट कर्मचारियों के लिए ज़रूर की गई है। शिमला शहर के लिए भी लगभग 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से स्वीकृत किए गए हैं। पर्यटकों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए शिमला शहर में सुविधाएं बढ़ाई जा सके, विकास हो सके, इसीलिए ये स्वीकृति यहां पर दी गई है। दरअसल शिमला शहर में 55 करोड़ रुपए की लागत से बिजली तारों को भूमिगत किया जाएगा। इससे शहर में भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि शिमला शहर के सर्कुलर रोड के सुधारीकरण और चौड़ा करने के लिए 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो आज ये शिमला शहर वासियों के लिए भी एक बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। एनटीडी भर्ती पर अब आना चाहेंगे। महिलाओं ने आज क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू से हमीरपुर में ही मुलाकात की और आग्रह किया कि जल्दी प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए भर्ती करवाई जाए। तो सीएम ने आश्वासन इन्हें यह दिया है कि 31 मार्च से पहले भर्ती पूरी हो जाएगी। बात तो उन्होंने कह दी है, लेकिन कब तक पूरी होती है, प्रक्रिया कब तक शुरू होती है, ये देखना होगा। और दूसरी देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, महिलाओं ने एक एनसीटीई की अधिसूचना भी यहाँ वो एक तरह से पत्र इन्होंने एनसीटी का मुख्यमंत्री सुक्खू को दिखाया है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का डिप्लोमा भी मान्य होगा। क्योंकि यहाँ अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 1 साल का ही डिप्लोमा किया था। अब दावा ये कर रही हैं एनसीटीई का ही पत्र दिखाकर कि इनका 1 साल का डिप्लोमा भी मान्य हो सकता है अगर इन्होंने एफिलिएटेड संस्थान से ये डिप्लोमा हासिल किया
किया है। तो सीएम ने ये भी आश्वासन दे दिया है कि अगर ऐसा संभव हो सकता है तो 1 साल का डिप्लोमा वाली महिलाओं को भी इसमें चांस दे दिया जाएगा। हालांकि जो शिक्षा विभाग की ओर से ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें तो यही बात स्पष्ट की गई है कि 2 साल का डिप्लोमा होना आवश्यक है या फिर 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स यहाँ महिलाओं को करना होगा। लेकिन सीएम ने जिस हिसाब से आज आश्वासन दिया है उसके बाद ये लग रहा है कि शायद अब जल्दी एनटीटी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 15,000 के करीब क्योंकि महिलाएं हैं जो कि इसके इंतजार में बनी हुई हैं। तो बड़ी खबर ही एनटीटी भर्ती के मामले में आज ये है कि मुख्यमंत्री ने खुद अपनी जुबान से कहा है कि 31 मार्च से पहले ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने वाली है। डॉक्टर्स को लेकर जब सवाल किया गया मुख्यमंत्री से कि काले बिल्ले बांधकर पूरे हिमाचल प्रदेश में मेडिकल एसोसिएशन की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इस पर सबसे पहला जवाब सीएम का ये था कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि डॉक्टर्स को ये समझने की आवश्यकता है कि नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है या बाकी की चीज़ें। अभी 1200 के करीब ऐसे डॉक्टर हैं जो कि बेकार बैठे हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। एमबीबीएस करने के बाद भी उन्हें घर बैठना पड़ रहा है और सरकार उन्हें भी नौकरियां देने में इच्छुक हैं। तो एक तरह से इशारा ये उन डॉक्टर्स को लेकर यहाँ मुख्यमंत्री ने किया है जो कि काले बिल्ले बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उन्हें ये संकेत दे दिए हैं कि वो अपनी सेवाएं दे, ये प्रदर्शन या आंदोलन के चक्कर में ना पड़े, अदरवाइज अपनी नौकरियों को भी उन्हें फिर देखना होगा। और ये कहना कि 1200 के करीब ऐसे युवा बेरोजगार बैठे हैं जिन्होंने एमबीबीएस किए हैं और उन्हें भी सरकार नौकरियां देना चाह रही है, तो यही संकेत मिलते हैं कि एक तरह से उन्हें फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा अगर आने वाले समय में भी अपना प्रदर्शन या अपने लिए इस तरह से वो आवाज उठाते हैं। हालांकि इस तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, खुद से मुख्यमंत्री ने ये शब्द नहीं कहे हैं, लेकिन ये कहना कि उन्हें अपनी नौकरियां जरूरी है या फिर बाकी तरह की चीजें, तो इससे कई तरह के मायने अब निकल रहे हैं, कई तरह के संकेत मिल रहे हैं। और नसीहत एक तरह से मुख्यमंत्री ने ये दे दी है कि उन्हें अपनी सेवाएं देनी चाहिए, अपनी सेवाओं पर ही डॉक्टर्स को पूरा ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे में नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को लेकर जो लड़ाई डॉक्टर लड़ रहे हैं वो पूरी हो पाती है या नहीं, या सरकार का इस पर क्या रुख रहता है, या डॉक्टर्स का बगला क्या रुख रहता है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। जीओआईटी पोस्ट कोड 817 पर भी आज बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। देखिए, एक और तो क्योंकि कैबिनेट से जब ये फाइल वापस आई तो अभी तक कार्मिक विभाग में ही पड़ी है, और दूसरा झमेला अब इसमें एक और सामने आ गया है, वो ये कि हिमाचल हाईकोर्ट में दायर हुई एग्जीक्यूशन पिटीशन के पैरा 35D को लेकर राज्य सरकार पर अब दबाव बन गया है। पिटीशन की कॉपी मिलने के बाद इसे विधि विभाग भी भेजा गया है राय के लिए। दरअसल इसमें पोस्ट कोड 556 के पद 817 से वापस करने को कहा गया है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की जजमेंट को भी इस संदर्भ में नहीं लिया गया है, ये भी यहाँ पर दावा किया गया है। तो ऐसे में अब विधि विभाग ये फाइल भेज दी गई है ताकि राय कोई ना कोई सरकार को मिल सके। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब भी पोस्ट कोड 817 को लेकर सरकार को फैसला लेना होगा तो इस पिटीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पैरा 35D को लेकर हमने जानकारी दी है, और हिमाचल हाई कोर्ट में यह एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर हुई है, जिसके बाद सरकार पर ये दबाव बन गया है। अभी देखिए, रिजल्ट इनका घोषित नहीं हो रहा था और उम्मीद लगाकर ये बैठे थे कि अगली कैबिनेट में ये मामला जाएगा, फिर शायद रिजल्ट घोषित होने पर कोई राहत भरी खबर इनके लिए निकलकर सामने आएगी। लेकिन दूसरा झमेला इसमें पड़ गया है। अब इसमें किस तरह की कानूनी राय विधि विभाग की ओर से दी जाती है सरकार को, ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। तो ये आज कुछ तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।